गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 टू 1990। 1950 से लेके 1990 तक बेटा हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशंस क्या थी, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या उसकी फीचर्स थी, इसके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बेटा जो हमारे कंट्री में कौन सा सिस्टम बोलो अवेलेबल था, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में बेटा जो ऑनर्स थे वो अपने टिलर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। वो जितनी भी आउटपुट करते थे उसका मैक्सिमम पार्ट भी लैंडलॉर्ड ही ले जाते थे और उनके पास बहुत कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए बचता था या बिल्कुल ही नहीं बचता था। और मैक्सिमम हमारी जो प्रोडक्टिविटी भी बेटा बहुत कम थी और प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से हमें मैक्सिमम जो फिनिश गुड्स है उसका इंपोर्ट करना पड़ता था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। और मैक्सिमम बेटा 70 to 75% अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर एंगेज थी। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। पर बेटा अब आज हम डिस्कस करेंगे 1950 टू 1990 हमारी एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बेटा 1950 से लेके 1990 तक के दौर में भी लो प्रोडक्टिविटी के नाम से ही जाना जाता था। क्यों बेटा? देखो, लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेग्नेशन इन दिस सेक्टर। क्योंकि फार्मर्स को बेटा जो हाई वैरायटी के सीड्स हैं या जो अच्छी अच्छी फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइजर है या इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि कौन कौन सी अच्छी खाद लगाए हम फसलों को, अच्छी अच्छी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, कौन से ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी फसलों को बीमारियों से बचा सके। फार्मर्स को बेटा इनकी नॉलेज ही नहीं थी। 1950 1990 के टाइम पे भी उनको इसकी नॉलेज नहीं थी कि कौन कौन से केमिकल, कौन कौन सी स्प्रे फसलों पे हम लगाएं जिससे वो फसलें बेटा हमारी ख़राब ना हो, कौन कौन सी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो बेटा यही कारण था 1950 टू 1990 भी हमारी जो एग्रीकल्चर थी, इकॉनमी थी, वो क्या थी? स्टेगनेंट थी। उसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। वो फिर भी अभी तक भी वैसे रुकी हुई थी जैसे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड थी। उसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि फार्मर को नॉलेज ही नहीं थी इसकी। सेकंड पॉइंट, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, कौन रिस्पॉन्सिबल था? देखो बेटा, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम है बेटा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। देखो बेटा, इट occurs when the number of person engaged on a piece of land is much higher than what is actually needed। इसका मतलब है बेटा जो एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं, अगर उस एग्रीकल्चर में काम करने के लिए मान लो 3 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ बेटा वो 5 काम कर रहे हैं। अगर हम उन 5 में से 2 को बेटा हटा भी दें, उनको निकाल भी दें, तो भी हमारी आउटपुट में कोई भी फॉल नहीं होगा। तो जो काम बेटा 3 लोगों से हो सकता है उसको 5 कर रहे हैं, तो वो जो 2 एक्स्ट्रा, जो लोग 2 एक्स्ट्रा हैं उसे क्या बोलेंगे? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे बोलते हैं बेटा डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। देखो बेटा, number of person engaged on a piece of land is much higher than what is actually needed। एक काम पे, ठीक है बेटा, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा एंगेज्ड हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो अपेरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड। देखने को तो ऐसे लग रहा है सारे एम्प्लॉयड है, सब काम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी मैनी आर
अनएम्प्लॉयड, पर देखा जाए तो उसमें से कुछ अनएम्प्लॉयड हैं। कितने अनएम्प्लॉयड हुए? 2। एक काम के लिए बेटा अगर 3 पर्सन्स की ज़रूरत है, 3 लोगों की ज़रूरत है, अगर वहाँ 5 काम कर रहे हैं तो नेचुरली जो एक्स्ट्रा 2 लोग काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में कितने पर्सन आ गए आपके? 2 आ गए। ठीक है बेटा। अब देखो, बट इन रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन सम आर विड्रॉन। अगर इन 2 को बेटा हटा भी दिया जाए, निकाल भी दिया जाए, टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल, तब भी आउटपुट में कोई गिरावट नहीं आएगी, आउटपुट तुम्हारी कम नहीं होगी। तो भी आउटपुट बेटा उतनी ही होगी जितनी 5 लोगों से है, उतनी ही 3 लोगों से होगी। उन 2 को हम निकाल भी दें तो भी हमारी आउटपुट में कोई भी फॉल नहीं आएगा। दिस रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। यही एक और रीज़न था हमारी गरीबी का, ठीक है बेटी, हमारी बैकवर्डनेस का। किसी काम के लिए अगर हम बेटा 3 पर्सन्स की ज़रूरत है, वहाँ 5 काम कर रहे हैं, तो हम 2 को क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड। देखने को तो ऐसे लग रहा है वे सारे काम कर रहे हैं, पर उनमें से 2 को क्या कंसिडर किया जाएगा? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और ये भी हमारी गरीबी, हमारी बैकवर्डनेस का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी बेटा हमें? डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। बेटा इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी वो पूरी तरह रेनफॉल पे डिपेंड थी। इरिगेशन के जितने भी मीन्स है, सोर्सेज है, उनका कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन। बेटा जब हमारी एग्रीकल्चर टोटली रेनफॉल पे डिपेंड थी तो नेचुरली हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या थी? अनसर्टेन। गुड रेनफॉल मीन गुड क्रॉप। अगर किसी साल बेटा अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी रेनफॉल हो जाए तो हमारी फसल भी अच्छी हो जाती थी। एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। कम बारिश हो या बिल्कुल ना हो तो हमारी फसल भी बहुत कम होती थी या बिल्कुल ही नहीं होती थी, तो हमारी प्रोडक्शन भी बहुत कम होती थी या बिल्कुल ही नहीं होती थी बेटा। कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तब भी हमारी फसल ख़राब हो जाती थी, अगर बारिश ना हो तब भी हमारी फसल ख़राब हो जाती थी। तो हम टोटली किस पे डिपेंड थे बेटा? रेनफॉल पे। वॉलेटाइल फार्म आउटपुट लीड्स टू वॉलेटाइल फार्म इनकम। जैसे बेटा हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट क्या थी? अनसर्टन, तो वैसे हमारी इनकम भी अनसर्टन थी। इनकम कैसे अनसर्टन थी? अच्छी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो इनकम अच्छी होगी। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए या ना हो तो फसल भी नहीं होगी तो हमारी इनकम भी नहीं होगी। इसका मतलब बेटा वॉलेटाइल फार्म आउटपुट लीड्स टू वॉलेटाइल फार्म इनकम। वॉलेटाइल का मतलब हमारी इनकम भी किस पे डिपेंड थी? प्रोडक्शन पे बेटा, एग्रीकल्चर आउटपुट पे। अगर आउटपुट अनसर्टन है तो हमारी इनकम भी अनसर्टन थी। बारिश अच्छी हो जाए आउटपुट अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी। बारिश बेटा कम हो जाए आउटपुट कम होगी, इनकम भी कम होगी। तो ठीक है बेटा, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा हमारी एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस में। फोर्थ रीज़न क्या था बेटा? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है बेटा सेल्फ कंजम्पशन। इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर हिज फैमिली। बेटा उस टाइम पे हमारी जो फार्मिंग थी वो थी सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। हमारा फर्स्ट मोटिव ये था कि हम अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना। हम बेटा सिर्फ उन्हीं फसलों को ग्रो करते थे, सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाते थे जिससे कि हमारी फैमिली की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, पूरी हो जाएं। इट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, और हमारा मकसद बेटा प्रॉफिट कमाना नहीं था। फार्मिंग इन इंडिया इज़ नॉट मच कमर्शियल इन नेचर। और हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ज़्यादा हैवीली क्वांटिटी में कमर्शलाइज नहीं थी। ठीक है बेटा, हमने अपनी सारी एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं किया था। सब्सिडेंस फार्मिंग फेल्स टू जनरेट सरप्लस। हमारी मैक्सिमम जो जितनी भी फार्मिंग थी, जितनी भी कल्चर थी वो सब्सिडेंस थी। सब्सिडेंस मतलब सेल्फ कंजम्पशन पर ही बेस्ड थी। अब उसके सब्सिडेंस फार्मिंग फेल टू जनरेट सरप्लस फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब सब्सिडेंस फार्मिंग है वो बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सरप्लस जनरेट नहीं कर पाती थी, और ना ही हमें इट लीड्स टू स्टैग्नेशन नेचर। और ये भी हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस का एक बहुत बड़ा कारण था।
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा। हम सिर्फ जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, बस उतनी करनी जिससे हमारी फैमिली की नीड पूरी हो जाए, बाकी हम काम करते ही नहीं थे। तो नेचुरली बेटा सब्सिडी अब जो एग्रीकल्चर थी उसमें कमर्शलाइजेशन पूरी एग्रीकल्चर में था नहीं। कमर्शलाइजेशन तो आपको पता ही है बेटा, सिर्फ रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, ठीक है बेटा, जूट और इंडिगो तक ही सीमित था, बहुत कम था। मैक्सिमम फार्मिंग किस पे डिपेंड थी? सब्सिडेंस। मैक्सिमम जो हमारी फार्मिंग थी वो सब्सिडेंस के लिए थी, सिर्फ उससे हम उतनी फसलें बेटा क्रॉप्स को ग्रो करते थे जिससे हमारी फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। तो ये भी हमारी बैकवर्डनेस का बेटा बहुत बड़ा कारण था। आगे देखो बेटा, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर, insecticides and pesticides are not used. It is owing to poverty of the bulk of the farming population in India. उस टाइम बेटा हम तो एक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते थे, अच्छी जो खाद है उसका यूज़ नहीं कर पाते थे, और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर पाते थे। अब बेटा पेस्टिसाइड क्या है? एक वो केमिकल है जो हमारी फसलों को खराब होने से बचाता है, बीमारियों से बचाता है बेटा। हम वो केमिकल, वो स्प्रे अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे नहीं करते थे, जिससे हमारी फसलों को बेटा बीमारियां लग जाती थी और वो ख़राब हो जाती थी। हम उस इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ ही नहीं करते थे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ही नहीं करते थे। हम एक फार्मर को इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी। उसे क्या अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छी केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड का यूज़ ही पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। अच्छे हाई वैरायटी सीड्स की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण था बेटा बैकवर्डनेस का। स्मॉल होल्डिंग आर ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। स्मॉल होल्डिंग का मतलब बेटा जो हमारी जमीन थी वो टुकड़ों में बटी हुई थी। एक जमीन का टुकड़ा बेटा यहाँ है, दूसरा टुकड़ा 2 किलोमीटर बाद आगे है। तो इस वजह से एक सार जमीन होने की वजह से हम ना तो बेटा उन पे अच्छी तरह से ट्रैक्टर वगैरह, मशीन्स वगैरह का यूज़ नहीं कर पाते थे, ठीक है बेटा। तो क्यों? जमीन थोड़ी सी टुकड़ों में बटी थी, एक टुकड़ा यहाँ है, दूसरा टुकड़ा वहाँ है। तो उसकी वजह से देखो बेटा यूज ऑफ मशीन बिकम डिफिकल्ट, मशीन्स का यूज़ करना डिफिकल्ट था। दूसरा बेटा मार्जिनल फार्मिंग continue to view farming as a source of subsistence rather than enterprise for profit। ठीक है बेटा, मार्जिनल फार्मिंग का मतलब, मार्जिनल फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसके वो किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन थी। अब जितनी बेटा जमीन कम होगी नेचुरली उस पर मशीन्स वगैरह का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी ये भी हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा बैकवर्डनेस का कारण था। स्मॉल होल्डिंग, जमीन टुकड़ों में बटी हुई थी, एक टुकड़ा यहाँ है, दूसरा टुकड़ा 2 किलोमीटर बाद है। अगर जमीन बेटा एक सार हो, इकट्ठी हो, तो हम इजीली उस पर मशीन्स वगैरह चला सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चला सकते हैं। एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा बेटा वहाँ है, तो हम मशीन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। और मशीन का अगर यूज़ प्रॉपर नहीं कर सकते, हम ट्रैक्टर का प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी हमारी एक इकोनॉमी का एक बैकवर्डनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न था। लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट, ह्यूज एरिया आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट हु आर नॉट द ऑनर ऑफ द सॉइल। जितना भी एरिया था बेटा एग्रीकल्चर का, उस पे कल्टीवेशन कौन करते थे? टेनेंट्स। पर उस एरिया से बेटा जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती थी, फसल हम प्रोड्यूस करते थे, उसका मैक्सिमम शेयर ऑनर ले जाते थे, और टेनेंट के पास इतना कम शेयर बचता था कि वो ना तो उससे प्रॉफिट कमा सकते थे और ना ही उसको मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे। उससे बस उनकी अपनी ज़रूरतें ही पूरी होती थी। क्यों? मैक्सिमम पार्ट तो ऑनर ही ले जाते थे और बहुत कम क्वांटिटी बचती थी। किसके लिए? टेनेंट्स के लिए। तो टेनेंट्स उस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए ही यूज़ कर पाते थे। उनके पास इतना सरप्लस नहीं बचता था कि उनको मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सके या उनको इन्वेस्ट कर सके। ये भी बेटे हमारी बैकवर्डनेस का एक बहुत बड़ा कारण था। एक बेटा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, बल्क ऑफ द फार्म इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज। हमारे जो फार्म का मतलब खेत साइज में क्या थे? स्मॉल।
वो तो मैंने बताया बेटा आपको, स्मॉल होल्डिंग का मतलब यही है। बल्क ऑफ द फार्मर इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज। इंडिया में जितने भी खेत थे उनका साइज क्या था? स्मॉल। एंड बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन गरीब थी। यूज ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी बिकम्स कंपल्सिव चॉइस। उनके पास बेटा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से खेती करना एक कंपल्सिव चॉइस थी, इसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी। क्योंकि उनके पास मैक्सिमम जनता क्या थी बेटा? गरीब। ना तो उनके पास अच्छी अच्छी हार्वेस्टिंग मशीनें खरीदने के लिए पैसे थे, ना उनके पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे थे, ना उनके पास हाई वैरायटी सीड्स खरीदने के लिए पैसे थे, ना तो वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स महंगी महंगी केमिकल यूज़ कर सकते थे जिनसे फसलों को बीमारी के लिए बचाया जा सके। क्योंकि मैक्सिमम जनता क्या थी? पुअर थी। उनके पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से खेती करने के अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। ये भी हमारी बैकवर्डनेस का एक बहुत बड़ा कारण था। ये थी हमारी बेटा आज की फीचर और प्रॉब्लम ड्यूरिंग 1950 टू 1990। हमारी बेटा प्रोडक्टिविटी कम थी, डिसगस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट थी, और मैक्सिमम रेनफॉल पे डिपेंड थे। सब्सिटेंस फार्मिंग थी, सिर्फ उन्हीं फसलों को ग्रो करते थे जिससे हमारी सेल्फ कंजम्पशन की नीड्स पूरी हो जाएं। और लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, हमें कोई नॉलेज नहीं थी हाई वैरायटी सीड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की। और हमारी ज़मीन टुकड़ों में बटी हुई थी। टुकड़ों में बटे होने के कारण हम उस पर इक्वलाइज एक साथ खेती नहीं कर सकते थे। मशीनों का, हार्वेस्टिंग मशीनों का यूज़ नहीं कर पाते थे, अच्छी तरह ट्रैक्टर नहीं चला सकते थे। और बेटा लैंडलॉर्ड टेनेंट के बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थे। मैक्सिमम जो आउटपुट का शेयर है वो लैंडलॉर्ड ही ले जाते थे, और टेनेंट के पास बहुत कम क्वांटिटी बचती थी जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड ही पूरी कर पाते थे। और बेटा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी डेवलप थी क्योंकि जनता पुअर थी, उनके पास अच्छी अच्छी मशीनें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये सारे एक रीज़न थे, एक सारी एक फीचर थी, प्रॉब्लम थी हमारी एग्रीकल्चर की ड्यूरिंग 1950 टू 1999। यही था बेटा। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, शाबाश। यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय।